Hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Study chapter number 3 Business Environment. एंड आज की इस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर का रिकैप करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा से एक ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. सो जैसा कि हम ये जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ऑल इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशन प्लस अदर फोर्सेस आर कॉल्ड इक्वल्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि सारे वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस की एक्टिविटी को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सभी बिजनेस एनवायरनमेंट है. चाहे वो कोई हमारा मौसम हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कुछ भी हो. यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं या चेंजेस लाने पर हमें मजबूर कर रही हैं, तो वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है. इसी का निचोड़ आपके सामने रखा गया है. ऑल इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस एंड प्लस अदर फोर्सेस इक्वल्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट. सो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली फीचर्स बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, बट नहीं, हम पहले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिनिश करते हुए चलेंगे, फिर हम बात करेंगे फीचर्स वगैरह पे. सो बेसिकली हम ये बात कर चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और किससे मिलकर बनता है. अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की. सो कंपोनेंट्स इसके टू हैं जो कि दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट आता है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकेंड होता है मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट को ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट के नाम से भी हम जानते हैं. तो ये आपके समझ में आया यहाँ तक. अब हम ये जान लेते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर सभी चीज़ें वो आती हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करें. मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारी वो चीज़ें आती हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें. अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? बिजनेस का उद्देश्य हो सकता है, बिजनेस की पॉलिसी हो सकती है, बिजनेस का मेथड हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकती है. यानी सारी वो चीज़ें जिसके बदलने से हमारी बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, वो सभी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है. कहने का मतलब ये इंटरनल यानी कि अंदर, तो बेसिकली बिजनेस के अंदर की सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएंगी जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है और हम उसको ठीक भी कर सकते हैं बहुत जल्दी. राइट, समझ में आ गया यहाँ तक. अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की. एक्सटर्नल मतलब यानी कि बाहर की चीज़ें. अब बाहर की चीज़ों पर हमारा कोई बस नहीं चलेगा, तो आप यहाँ से समझो इंटरनल यानी कि हमारा उस पर बस चल रहा है और एक्सटर्नल पे नहीं चल रहा. मगर एक्सटर्नल के अंदर भी कैटेगरी ऐसी होती है जिसको अगर हम वो फ्लक्चुएट हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमारे ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है और उस कैटेगरी का नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट. यानी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं. तो इसमें क्या है? कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केट, इंटरमीडियरीज. अब आप कहोगे सर इस पे हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे? जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई चेंज आ रहा है या कि कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो आपका जो सेल्समैन होता है, मार्केट इंटरमीडियरीज होता है, वो आपको डायरेक्टली बता सकता है ना कि भाई आप भी अपनी दुकान पे प्रोडक्ट रखो, इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है, इसकी डिमांड आने वाली है. इस तरीके से डायरेक्टली चेंज आया और आपने अपनी दुकान में चेंज कर दिया. ऐसे ही आपको कस्टमर, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी दुकान से ड्राइव नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपको ये बता दे कि भाई आप अपनी दुकान में ये सामान रखिए, आप अपनी दुकान में ये सर्विसेज दीजिए. सो इस तरीके से सारे वो फैक्टर जो हैं तो बाहर के मगर हमारे थोड़े से ही पास के हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आप में फ्लक्चुएशन जो होती है उसको मैनेज कर लेते हैं. यानी कि बाहर की चीज़ें बट थोड़ी सी पास की चीज़ें. अब बाहर की चीज़ें वो बहुत दूर की चीज़ें जो कि हमारे बस में नहीं है, हम उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हम उनको चेंज नहीं कर सकते. सो यहाँ पे वो आ जाती है मैक्रो यानी जनरल एनवायरनमेंट. उसमें क्या है? उसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट्स हैं जो कि चेंज आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर. तो इनके मुताबिक हमें अपने आप को मॉडिफाइड डिज़ाइन करना पड़ता है. मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सरकार है. अब आने वाले समय में कौन सी सरकार आने वाली है या किसका शासन चलने वाला है, हमें क्या पता. सो इसीलिए यहाँ पे वो चेंजेस होते हैं जिन पे हमारा कोई दबाव नहीं चलता. ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, यानी जनरल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. सो होपफुली आपके समझ में आया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और कंपोनेंट्स के भी पार्ट्स क्या हैं, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो. अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं उनको भी फटाफट से.
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। तो देखो, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या बनते हैं, यानी कि हम ये जान चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम सब जान गए। तो अब हमें फीचर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे हम। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर की हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट भी एक ऐसा फोर्स है जो कि डायरेक्टली फ्लक्चुएट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा आता है हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स, यानी कि हम पढ़कर आए हैं अभी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दो चीज़ें क्या हैं, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करें और एक डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे। तो यहीं पर कैटेगराइज किया गया है स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब ये है कि जो डायरेक्टली इंपैक्ट में आ जाए, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट है, एंड जनरल फोर्स का मतलब ये जो डायरेक्टली इंपैक्ट में ना आए, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर से मैक्रो या जनरल एनवायरनमेंट है। समझ में आई चीज़ है। फिर आता है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटर रिलेटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो ये बिजनेस ही नहीं है, मैं क्यों अपने आप को परेशानी में डालूं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए और आपका कारोबार है जीन्स का, सो आप ये नहीं कह सकते दाम तो पेट्रोल के बढ़े हैं, मेरे प्रोडक्ट्स पे क्या असर आने वाला है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में इंटर रिलेट ज़रूर होती हैं। अगर आप जीन्सेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रक्स की नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और ट्रक्स कैसे चलेंगे, पेट्रोल से चलेंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके गुड्स की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा। सो बेसिकली सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं और इन्हीं के साथ हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि चेंजेस उसमें आए हैं, मेरे में थोड़ी भैया मैं थोड़ी चेंज करूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ रहा है, सो उसके मुताबिक अपने आप को आपको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी होता है। डायनेमिक नेचर, यानी कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं, सो हम डायनेमिक नेचर के साथ डायनेमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास चीज़ें चल रही हैं, जो फैशन चल रहे हैं, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, हम उसके मुताबिक जब काम करेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, सो बेसिकली हमारे ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसका डायनेमिक नेचर है काफ़ी ज़्यादा। फिर आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी, यानी कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अनसर्टेंट बनी हुई हैं, यानी कि काफ़ी सब चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आप ये ध्यान रखिएगा, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी, ये काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, याद रखना। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रिलेट करता है वो बिजनेस का एनवायरनमेंट करता है। यानी कि सर्दियों के मौसम में सर्दी की चीज़ें बिकेंगी, गर्मियों के मौसम में गर्मी की चीज़ें बिकेंगी। आप ऐसा नहीं सर्दियों के मौसम में कूलर की दुकान खोल के बैठ गए तो अभी कूलर बिकने लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हर एक जो इन्वायरमेंट का चीज़ें होती हैं, लाइक वो कोई मौसम ही क्यों ना हो, कोई फैशन क्यों ना हो, कोई डिज़ाइन क्यों ना हो, ये उस पर काम करता है। यानी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बनी हुई रहती है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है यहाँ काफ़ी। बात करूं रिलेटिविटी की, तो इस पर जगह का असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप किसी गरीब जगह पर कोई एक ऐसा वस्तु का दुकान लेके बैठ गए जो कि उसका प्राइस बहुत उच्चतम होता है, तो वहाँ वो दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे उसको अफोर्ड करने वाले लोग ही कम रहते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे रिलेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई रहती है। सो होपफुली आपको सारे फीचर्स समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की, यानी कि अब हमने ये तो जान लिया कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, डायनेमिक नेचर है, अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलेटिविटी है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्सेज हैं। सो यहाँ पे हम ये जान चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम कंप्लीटली तरीके से फॉलो करते हैं, सो बेसिकली हम ये जान पाएंगे कि आने वाले समय के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले, राइट। सो यहाँ से इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बनती है और उन चीज़ों के मुताबिक, उन चीज़ों की मॉडिफिकेशन के मुताबिक हम अपनी रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम इफेक्टिवली तरीके से यूज़ ले सकते हैं। हम जो प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग को एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के द्वारा बहुत अच्छे से इफेक्टिवली स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। समझ में आई चीज़ें, तो यही कुछ इंपॉर्टेंस बन जाती है। जैसे कि आता है हमारे पास, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि ये फर्म को इतनी नॉलेज तो दे देता है कि वो अपनी आइडेंटिफाई कर सके नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को और उस पर अपना पहला हाथ मार सके और पहले अपना यूज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो बेसिकली ये बताता है कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन आ सकती है अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली रन करते हैं तो यहाँ से हमें मॉडिफिकेशन का ही बहुत जल्दी पता चल जाता है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अपनी रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से हम यूज लेते हैं स्ट्रेटेजी के साथ। इट हेल्प्स द कॉपीड विद रैपिड चेंज, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंस बनती हैं। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, हमने फीचर्स जाने, इंपॉर्टेंस जाने एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन जाना। अब हम बात कर लेते हैं इसी का पार्ट 2 यानी डीमोनेटाइजेशन के बारे में। क्या है डीमोनेटाइजेशन, क्या फीचर्स हैं एंड क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हम लीगल टेंडर मनी यूज़ कर रहे हैं, जिस करेंसी के द्वारा हम अपने डेट्स को पूरा कर रहे हैं, जिस करेंसी के द्वारा हम अपने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को यानी चीज़ों को खरीद रहे हैं, अपनी सभी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, एकदम गवर्नमेंट ये कह दे कि अब वो लीगल टेंडर मनी के अंदर काउंट नहीं होता, वो इलीगल है, अब आपको वही यूज़ करना है जो हम न्यू करेंसी इशू करेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो कि इंडिया में अप्लाई हुआ था 2016 में। और वो किन नोटों के लिए हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा किन किन नोटों के लिए वो अप्लाई किया गया था। सो हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स का मतलब क्या है, यानी कि इसको परफॉर्म जो गवर्नमेंट है वो क्यों करती है, यानी डीमोनेटाइजेशन को परफॉर्म करने के भी तो कोई ना कोई राज होगा। तो इसका मतलब ये है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर, यानी हम कंप्लीटली वे के अंदर टैक्स को मीजर करते हैं कि हमारे पास कितना आना चाहिए था, कितना आ रहा है। टैक्स एविजन कंट्रोल प्रॉपर वे में कंट्रोल में लाते हैं कि कितना ब्लैक मनी था हमारी कंट्री के अंदर एंड देन मैनी मोर। सो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ तो मैंने कुछ ही लिखे हैं। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि अब हम लोगों का जो फेथ है वो किसके ऊपर बढ़ेगा, बैंक्स के ऊपर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी आदमी के 2 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा थी और डीमोनेटाइजेशन हो गया तो उसे तो कहीं जाना ही नहीं, वो तो जब पैसे निकालेगा उसे नई करेंसी मिलेगी। यहीं पर वही 2 लाख रुपए किसी घर में जमा है तो उसे तो बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अगर वो नहीं लगाया तो वो कूड़ा, वो बेकार है नोट सारे। सो इसीलिए यहाँ पे क्या बात हुई कि डीमोनेटाइजेशन के चलते हमारा फेथ जो है वो बैंक्स की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हुआ। हमारे जो पैसों की इन्वॉल्वमेंट थी वो बैंक्स को हमने ज़्यादा उसमें लिया और अल्टीमेटली बैंक का उसमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब बैंक की क्रेडिट क्रिएशन आगे बढ़ेगी सो उससे हमारी इकोनॉमी का और हमारी गवर्नमेंट का दोनों का ही भला होता है। सो इसी वजह से यहाँ पे हमारा चैनलाइजिंग सेविंग टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। अब जाहिर सी बात है जब बैंक्स के अंदर हमारे सारे पैसे रहेंगे तो उसमें हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर लेस कैश क्रिएट होगा। इसके बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, लिमिटेशंस की। बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, इसके दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला तो यही होता है कि बेसिकली एकदम से हमारी इंपॉर्टेंस में नई नई चीज़ें आ रही हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट नेगेटिव पॉइंट्स में हम ये लिख सकते हैं कि इससे बहुत ही जल्दी कुछ समय के लिए मगर हमारी जो इकोनॉमी हो जाती है वो स्लो डाउन हो जाती है, यानी वो गिर जाती है कुछ दिनों के लिए। हमारी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो देश के अंदर थोड़ा सा अनबन का माहौल बना रहता है, क्योंकि हर आदमी क्या करता है अपने पैसों को बदलवाने में लगा रहता है। सो इसी वजह से यहाँ से हम खुद बनवा सकते हैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स को भी और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी, एज वेल एज फीचर्स तो हमें बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, सो हमने ये जान लिया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी कि एलपीजी जिसको हम जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये अपनाया गया था बेसिकली अपनी इकोनॉमी को उत्थान में लाने के लिए। यानी कि अब हम लिबरल थे, जो बहुत सारे बिजनेस करने के लिए, यानी बिजनेस करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट करना पड़ता था, बहुत सारे जो उसमें बैरियर्स आया करते थे उन सभी को रिमूव कर दिया गया। अब हम कोई भी लीगल बिजनेस विदाउट एनी लाइसेंस के कर सकते हैं, राइट। थोड़े बहुत जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो तो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट इतनी सारी बैरियर्स हमें फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन, यानी जो पब्लिक कंपनीज होती थी अब वो प्राइवेट में कन्वर्ट होने लगी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, इस तरीके से। ग्लोबलाइजेशन, यानी अब हम ट्रांजेक्शंस के अंदर हमारे क्या हो गए, अर्थ के और भी सारे देश इन्वॉल्व होने लग गए, यानी कि अब हम देश के अंदर ही ट्रांजेक्शंस नहीं करते और भी देशों को इंक्लूड में लाते हैं। सो इस तरीके से एलपीजी हमने परफॉर्म करा। इसके कुछ इंपैक्ट्स आए हमारी इंडस्ट्री के ऊपर और मैनेजर्स के ऊपर। इंडस्ट्री के ऊपर कैसे आए, हमारी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कर दिया, लिबरल कर दिया सभी लोगों को, आप कोई भी बिजनेस कर सकता है जो लीगल होगा। सो इंक्रीज हो गया हमारा कंपटीशन, अब एक ही बिजनेस बहुत सारे बिजनेस करेंगे और साथ ही साथ मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी के अंदर, प्राइस के अंदर एंड मेनी मोर थिंग्स के अंदर। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब कस्टमर्स की जो है वो डिमांड भी इंक्रीज होगी, वो भी अपने सेटिस्फेक्शन को लेवल को देखते हुए अब अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही चीज़ों को डिजाइन करेंगे, खरीदेंगे। फिर नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाई सो उसमें हमने क्या देखा कि हमने नई नई चीज़ें देखी, यानी ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने और देशों से नाता जोड़ा अपना, तो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नई नई चीज़ें आई। तो उन नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास एक डेवलप ह्यूमन रिसोर्स होगी। अगर हमारे पास एक डेवलप ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो उसका भी हम इफेक्टिव वे में यूज़ नहीं कर सकते। सो ये आप याद रखिएगा, हमें एक डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स की नीड है। फिर लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट ऑफ कंपनीज, यानी कि क्या होने लगा कि जब हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, यानी प्राइवेटाइजेशन होने लग गई चीज़ें, सो गवर्नमेंट का जो है वो काफ़ी कम सपोर्ट रहा एक एज अ पब्लिक कंपनीज में।
क्योंकि उनका मानना था प्राइवेट कंपनी भी तो वही काम कर रही है, जाहिर सी बात है। सो इस तरीके से हमारे कुछ इम्पैक्ट्स आए जो कि इंडस्ट्रीज के ऊपर थे। सो अब हम बात करेंगे मैनेजरियल रिस्पॉन्स की, यानी कि मैनेजर्स ने अपने ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिखाया कि इन सब चीज़ों पे। तो देखो पहला आता है ब्रांड बिल्डिंग, यानी उन्होंने अपने बिल्डिंग्स के अपनी ब्रांडिंग पे ज़्यादा बड़ा काम करने लगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक एज अ ब्रांडिंग थीम के ऊपर बिकते हैं। जिस ब्रांड का गुडविल बनी हुई रहती है, हम उसका जो प्रोडक्ट्स है बिना फीचर देखे खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी गुडविल बनी हुई है, इसका प्रोडक्ट है तो बेस्ट है। तो इस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग पे हमने फोकस किया, कस्टमर फोकस आया, कस्टमर्स की बेसिकली फीडबैक को ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और कई सारी चीज़ें होने लगी, तो कस्टमर पे फोकस आया हमारा। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रीज, यानी हमने जॉइंट वेंचर्स, अलग अलग कंपनी से नाते जोड़े, हमने पार्टनरशिप्स करी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने करी जिससे हम अपने क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी में रह सकें अपनी इकोनॉमी के अंदर एंड देन बिजनेस के अंदर। शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल ऑफ हमारे एम्प्लॉइज जो होते हैं, कंपनसेशन लेवल्स को काफ़ी इंक्रीज किया गया है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो होपफुली आपके ओवरऑल चैप्टर फिनिश हो गया और आप होपफुली आपको सभी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में जल्द से जल्द सभी टॉपिक्स को समझाने की। सो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे, और कहीं कोई डाउट रह गया हो या कहीं आपको कोई दिक्कत आई हो कि सर ये दोबारा बता दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन वो वीडियो जरूर अपलोड करूँगा और आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, अपने नोट्सों के साथ। थैंक यू।